ममता से महरूमी के बाद स्कूल तो छूटा, मगर छोटी सी उम्र में घर के काम काज में ताक हो गई। तीनों भाई जब स्कूल चले जाते तो तन्हाई काट खाने लगती, जबकि अब्बू की सख्ती से हिदायत थी कि बेटी अंदर से ताला लगा कर रखना और जब तक हम ना आ जाएं किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैं भी इनकी हिदायत पर सख्ती से अमल करती थी, लेकिन खुद को कैदी और तन्हा महसूस करती। जी चाहता घर में कोई हो जिससे बात करूं। सच कहती हूँ, तन्हाई बहुत डरावनी शय है। तब दरो दीवार तक से खौफ आता था। वालिद ने जिंदगी हमारे नाम वक्फ कर दी थी। कहते थे जब तक सबा घर में है दूसरी शादी ना करूंगा। मैंने खुद सौतेली माँ के जख्म सहे हैं। जानता हूँ कि अगर सौतेली माँ आ गई मेरी बेटी का सुकून छीन लेगी। अब्बा को सौतेली माँ का तजुर्बा था, लेकिन मुझे नहीं। सो मैं कहती थी कि आप दूसरी शादी कर लें। अबू ने मेरी फरमाइश रद्द कर दी। एक रोज खाला शब्बो मिलने आई। मुझको कैद तन्हाई में पाकर रो पड़ी। कहने लगी, बेटी मुझ पर घर बार की जिम्मेदारियां ना होती तो तुम्हारे पास रह जाती। तुम ऐसा करो कोई जानवर पाल लो और मैं तुमको तोता ला देती हूँ। खूब बातें करता है। मैंने खूब सिखाया पढ़ाया है इसे। सच कहती हूँ, उसके साथ तुम्हारा दिल ऐसा लगेगा कि तन्हाई को भूल जाओगी। 2 रोज बाद खाला ने एक तोता पिंजरे समेत लाकर दे दिया। वाकई वो खूब ही पटर पटर बातें करता था। मेरा जी लग गया। अब जहाँ काम करने बैठती इसका पिंजरा मेरे साथ होता। काम भी करती जाती और इसके साथ बातें भी करती जाती। कैसा इस मासूम ने मेरा दुख बांटा, बता नहीं सकती। अब तो वो मुझको जान से भी प्यारा हो गया। जी करता हरदम आंखों के सामने रहे, एक पल अपने से जुदा ना करूं। उसकी बेवफाई तो मशहूर है, वरना इसे तोता चश्म क्यों कहते। मैं इस कहावत को भुला बैठी। हुआ यूं कि पहले वो हमा वक्त पिंजरे में कैद रहता था। जब मुझसे खूब मानूस हो गया तो मैंने एक दिन उसके पिंजरे का दर खोल दिया। पहले तो वो पिंजरे से निकला ही नहीं। बाद में डरते डरते इसने अपना सर निकाला। देर तक मैं यही तमाशा देखती रही, जैसे वो आजादी का तस्वर ना रखता हो या फिर बाहर की दुनिया में आने से डरता हो। मेरी 1-2 दिन की मेहनत से बिला आखिर वो पिंजरे से बाहर निकल आया। जब उसने आजादी का मजा चख लिया, सुबह का निकला शाम ढले पिंजरे के अंदर घुसता। सारा दिन मेरे पीछे पीछे रहता, कभी मेरे हाथ पर, कभी मेरे कंधे पर और कभी उड़कर झोली में बैठ जाता। पहले पहल डरती थी कि कहीं ये उड़ ही ना जाए, लेकिन जब कई दिन तक वो ना उड़ा तो यकीन हो गया कि अब कहीं नहीं जाएगा। बेशक एतबार बड़ी चीज है, लेकिन सच ये भी है कि काबिल एतबार दुनिया में कोई शय नहीं। एक दिन जब मैं अपने प्यारे मिट्ठू के लिए चूरी बना रही थी कि इसको अपने हाथ से खिलाऊं, वो खाना भी मेरे ही हाथ से खाता था। मेरे एक हाथ पर बैठ जाता था और मैं अपने दूसरे हाथ से इसकी चोंच में खाना देती जाती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। चूरी की कटोरी देखते ही वो उड़ कर लपक कर मेरे कंधे पर बैठ गया। जो ही मैं इसकी चोंच में चूरी देने को हुई, इसने चोंच खोलने की बजाय एक चुस्त लगाई और फिर से नीलो आसमान की तरफ उड़ गया। समझ में ना आया ये अचानक क्या हो गया है। मेरा तन्हाइयों का साथी बेवफाई का मर्तकब हो चुका था। वो हमेशा के लिए खो चुका था। मैंने उसकी याद में कई दिन तक आंसू बहाए। कुछ भी तो अच्छा नहीं लगता था। जी चाहता कि पर लगवा कर उड़ जाऊं और खुले आसमान में इसको तलाश करने लगूं। इन्हीं गमज़दा दिनों की बात है कि जब मुझको वो मिली। क्या बताऊं मैं कितनी खुश थी, लेकिन वो भी बेवफा निकली। मैं दिन रात इसको याद करके रोया करती। एक पल में जाने कितनी मर्तबा उसकी याद आती, मगर मुझको तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। मेरा दुख दर्द और गम को मिटाने वाला कोई नहीं था। वो मेरी कजन तस्लीम थी, जिसकी अम्मी ने मुझे वो अपना प्यारा सा बेवफा तोता दिया था और फिर तोते की बेवफाई का दुख भुलाने को अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ गई थी। लेकिन वो भी मुझसे बिछड़ गई। उसने मुझसे बेवफाई नहीं की थी, बल्कि जिंदगी ने इससे वफा नहीं की। जब तोता उड़ गया, मैं इसको ढूंढने मोहल्ले के कई घरों में गई। जेबा के घर भी गई, जो कभी मेरे साथ चौथी जमात में पढ़ा करती थी। वो सहन में बैठी थी। काफी दिनों बाद उसे देखा था। वो भी मुझको देखकर खुश हो गई। बोली, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। मेरा तोता उड़ गया है। मैंने उसे बताया, सोचो तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हारे घर की मंडेर पर आ बैठा हो। वो खूब हंसी, बोली, कैसी नादान हो मेरी भोली सखी, भला तोते भी मुंडेरों पर बैठते हैं।
جو उड़ गया सो उड़ गया, उसके पीछे मत सवार हो, किसी और में दिल लगाओ और उस बेवफा पंछी को भूल जाओ। उसकी बात सच्ची थी, मगर मेरे जी को ना लगी। मैंने कहा, जानती हूँ, अम्मी की वफात के बाद से मैं अकेली हो गई हूँ और स्कूल भी छूट गया। तुमने मगर मेरी एक बार भी खबर ना ली। क्या ऐसे होते हैं दोस्त जो बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं? कहने लगी। स्कूल से घर, फिर घर का काम, कई बार तुमसे मिलने का सोचा, मगर फुर्सत ही ना मिली। अम्मी कामों में लगाए रखती हैं और दादी अम्मा किसी सहेली के घर जाने नहीं देती। तुम भी तो नहीं आती। मुझे अब्बा की हिदायत है कि घर में रहूं और घर को अंदर से ताला लगा कर रखूं। खैर, जेबा से बातें करके मैं थोड़ी देर के लिए तोते का गम भूल गई। अगले दिन जेबा अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आई। जब उसकी अम्मी ने मुझको घर में बिल्कुल अकेला पाया, इनको कुछ हुआ। उन्होंने जेबा की ड्यूटी लगा दी कि वो रोजाना शाम को 1 घंटे के लिए मेरे घर आ जाया करेगी। अब वो स्कूल के बाद मेरे पास थोड़ी देर को आ जाती। मैंने इसकी भोली भाली सूरत से दिल लगा लिया। जब तक भाई स्कूल और ट्यूशन से ना आ जाते, वो मेरे पास रहती। एक सच्ची गम को सार दोस्त मुझको मिल गई थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की दोस्ती से जलते हैं, इनके दरमियान दीवार बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक लड़की निदा हमारे पड़ोस में रहती थी। वो जेबा के घर भी आती जाती थी। एक दिन वो जेबा के साथ मेरे घर आई और बाद में अकेली आने जाने लगी। उसने मुझे कानों की कच्ची को उल्टी सीधी बातें करके जेबा से बदसुन कर दिया। मैं जेबा को नजरअंदाज करने लगी, क्योंकि निदा की झूठी बातों से मेरा दिल मुतासिर हुआ और जेबा से जी खट्टा हो गया। अब मेरे लिए निदा ही सब कुछ थी और जेबा कहीं पीछे रह गई थी। एक रोज निदा मुझे घर ले गई, मुझे बैठक में बिठाकर खुद किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का आकर मेरे पास बैठ गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मुझसे बातें क्यों नहीं करती, मुंह क्यों फेर लिया है? मुझे तो निदा ने तुमसे मिलवाने को बुलाया है। इतना सुना था कि मैं गुस्से में इसी वक्त उठकर दरवाजे से निकल गई। अब समझ में आया कि मैंने निदा को पहचानने में कितनी गलती की है। जो बुरा होता है वो बुरा ही होता है, वो कभी अच्छा नहीं बन सकता। मैंने उस मक्कार लड़की के कहने में आकर इतनी अच्छी दोस्त से नाता तोड़ लिया और अब पछताने लगी। उसको मनाने इसके घर गई तो पता चला कि वो लोग साहिवाल चले गए हैं। सेबा के खो जाने का कितना गम था, क्या बताऊं। अब ना दिन को चैन था और ना रात को। खुदा से दुआ करती थी कि एक बार फिर मुझे जेबा जैसी पाकीज़ा सोच वाली दोस्त दे दे, जो तन्हाई में मुझको सहारा दे सके। आखिरकार मुझे ऐसी दोस्त मिल ही गई। ये खाला की बेटी तस्लीम थी। इन्हीं दिनों लाहौर से खाला आई, साथ तस्लीम भी थी। मैंने बेवफा तोते का बताया और रो पड़ी। उनसे मेरा रोना ना देखा गया। बोली, उदास ना हो, अब जो दोस्त तेरे पास छोड़े जाती हूँ वो तोते जैसा बेवफा नहीं है। मेरी बेटी तस्लीम बहुत अच्छी है। इसके होते हुए तुम खुद को तन्हा महसूस ना करोगी और बहुत खुश रहोगी। तस्लीम के रहने से अब्बू भी खुश हो गए कि चलो मेरी बेटी को बहन मिल गई, अब ये खुश रहेगी। लेकिन मैं खुश ना थी और इसकी वजह कुछ और नहीं, इसकी सूरत थी। वो काफी बदशक्ल थी कि मेरा दिल उससे घुलने मिलने या दोस्त बनाने को ना चाहता था। यूं भी वो मुझसे उम्र में 5 बरस बड़ी थी। जब से तस्लीम घर आई थी, घर का कामकाज उसने संभाल लिया था। फिर भी मैं उससे नाखुश थी, बहुत कम बात करती थी। वो जितना मेरे करीब आती, मैं उतना उससे दूर भागती। एक दिन मैंने तस्लीम को झिड़क दिया कि मेरे सर पर सवार रहने की जरूरत नहीं है। वो बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। उम्र का फर्क था, शायद इसी वजह से मेरी और इसकी ज़हनी हम आहंगी ना हो पा रही थी। वो किसी और नहज पर सोचती और मैं किसी और तरह। फिर भी कुछ हुस्न परस्त भी थी। खुद मेरी सूरत अच्छी थी और मेरी जितनी दोस्तें बनी सारी लड़कियां खूबसूरत थी। मुझको बदशक्ल लोग पसंद ना आते थे। अब्बू कहते कि तुम्हारी बड़ी बहन है, इसके साथ तहजीम से रहा करो। वो जिस कदर मेरा ख्याल रखती, मैं उस कदर उससे चिढ़ती थी। वो मेरे लिए रोटी पका कर रखती, मैं उसके हाथ की पकी रोटी नहीं खाती थी। प्यार से बात करती, मैं मुंह दूसरी तरफ फेर लेती। ये मेरे इख्तियार में ना था। सोचती शायद मेरे और इसके सितारे ही आपस में नहीं मिलते कि इसको देखकर मैं बेजार होने लगती थी। तस्लीम अब अक्सर मेरे रवैये से दुखी हो जाती थी। मुझे खुद से बेजार देखकर कहती, देख लेना सबा, एक दिन तुम मेरी जरूरत महसूस करोगी और मुझको याद करके रोगी। कभी नहीं, मैं जवाब देती, मैं तुमको याद नहीं करूंगी
اور نہ مجھ کو تمہاری ضرورت محسوس ہوگی۔ جتنا وہ مجھ سے قریب آتی اس سے میں دور بھاگتی، سوچتی اس الجھن سے تو مجھ کو میری تنہائی بھلی ہے، لیکن ابو اور خالہ کہتے لڑکیوں کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، تسلیم ہی رہے گی تمہارے ساتھ۔ ایک دن سنا زیبا ساہیوال سے آ گئی ہے۔ میں نے پہلی بار تسلیم کی ضرورت محسوس کی۔ میں اس کے پاس خود گئی اور کہا کہ میری دوست آ گئی ہے لیکن مجھ سے ناراض ہے، تم اس کو منا دو تو مجھے خوشی مل جائے گی۔ ہاں کیوں نہیں، میں اس کے پاس جاتی ہوں، تسلیم نے کہا اور گھر چلی گئی۔ وہ ساری غلط فہمیاں دور کر کے اسے منا کر لے آئی۔ زیبا سامنے آئی تو میں خوشی سے کھل اٹھی، جسے گھر میں بہار آ گئی ہو۔ میری دنیا بس گئی، پھر سے جی اٹھی تھی۔ اس احسان کی وجہ سے اب میں تسلیم سے بات کرنے لگی اور میری اس کے ساتھ کچھ کچھ دوستی ہو گئی، کیونکہ میں اس کو تنگ کرنے میں لطف محسوس کرتی لیکن وہ برا ماننے کی بجائے مسکراتی رہتی۔ اگر وہ کچھ پڑھنے لگتی تو میں اس کو شعر سنانے بیٹھ جاتی، کبھی گانے گا کر شور کرتی، ہر وقت اس کو موٹو موٹو پکارتی، کبھی اسے جلاتی۔ تسلیم تم مجھ سے مت روٹنا، میں نہیں چاہتی ایک بار پھر میرا دل ٹوٹے اور میں آنسوؤں میں ڈوب جاؤں۔ اس بات پر وہ اور زیادہ ہنستی، پھر مذاق میں کہتی کہ تم تو میری زندگی ہو، تم ہی تو ہو میری ہر خوشی ہو۔ تسلیم کھانا بہت اچھا بناتی تھی، میرے لیے تو خاص طور پر میری پسند کی ڈش بناتی۔ میں کہتی چنے ابال کر اس پر نمک مرچ اور املی کا پانی مکس کر دو، وہ بنا کر لاتی، ہم دونوں مزے سے کھاتے۔ وقت کتنا اچھا تھا جس کی قدر اب مجھ کو آئی ہے۔ اب وہ وقت یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، جب وہ مجھ سے ہمیشہ کو روٹھ گئی اور میری جان بچانے کو اس نے اپنی جان مجھ پر وار دی۔ گرمیوں میں ہم نے سیر کا پروگرام بنایا، ہم شکر پڑیاں گئے، ابو اور بھائی ایک طرف اور میں اور تسلیم دوسری جانب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ تسلیم کے منہ سے اچانک چیخ نکل گئی۔ ایک سانپ رینگتا ہوا میری شلوار کے پانچے میں چڑھ آیا تھا، مجھ کو خبر نہ ہوئی لیکن تسلیم کی نظر سانپ پر پڑ گئی۔ وہ ترنت دوڑ کر میرے قریب آئی اور سانپ کو مٹھی میں دبوچ لیا۔ میں نے جوتے اتار رکھے تھے، اگر اس طرح سانپ کو نہ پکڑ لیتی تو وہ میرے پیر پر کاٹ لیتا۔ اس نے تسلیم کی کلائی پر کاٹ لیا، میں تو سانپ سے بچ گئی مگر اس نے تسلیم کے جسم میں اپنا زہر اتار دیا تھا۔ یہ بہت زہریلا سانپ تھا کہ جس کا کاٹا پانی نہیں مانگتا۔ تسلیم پر آلودگی طاری ہونے لگی، ناک اور منہ سے خون آنے لگا۔ مجھ سے پہلے کہ اسے کسی ہاسپٹل تک لے جاتے اس نے دم دے دیا۔ تسلیم نے مجھ پر جان وار دی۔ وہ بدصورت تھی لیکن اس کا دل تو خوبصورت تھا۔ آج میں اس کو یاد کرتی ہوں تو واقعی آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہوں۔ آج میرے پاس اس کی یادوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں اس کی صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ اے کاش ایک بار اس کی صورت دیکھ سکتی کہ وہ میرے خیالوں میں بدصورت نہیں رہی ہے، حسن کی تصویر ہو گئی ہے۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے اس سے اتنا پیار ہو جائے گا کہ ہر وقت اس کی راہ تکتی رہوں گی، لیکن وہ پھر نہیں آئے گی۔ اتنا وقت بیت گیا لیکن اب تک تسلیم کی خوشبو میری سانسوں میں بسی ہوئی ہے، وہ آج بھی میرے دل میں رہتی ہے اور کل بھی رہے گی۔ سوچتی ہوں کاش میں اس وقت اس کو پیار دے سکتی، کاش وہ مجھ کو اس قدر ٹوٹ کر نہ چاہتی کہ اب میں اس کو بھلا بھی نہیں پاتی۔ اگر اپنی جان دے کر اسے واپس بلا سکتی تو جان بھی دے دیتی، لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے، مر جانے والے کسی قیمت پر واپس نہیں آتے۔ سچ ہے اگر ہم جوہر شناس نہیں تو بہت ہی اچھے لوگوں کو کھو دیتے ہیں اور برے لوگوں کو اپنے گرد جمع کر لیتے ہیں، پھر ہمیں ایسا خسارہ ہوتا ہے کہ جس کا پورا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔